हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन समझा था, ठीक है। और हमें मेनली ये पता चला था कि गॉस लॉ यूज़ होता है फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आज हम गॉस लॉ के डिफरेंट एप्लीकेशंस करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लक्स फाइंड आउट करने से ज़्यादा हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करने के लिए फॉर द यूनिफॉर्म बॉडीज़। यूनिफॉर्म बॉडीज़ मतलब ऐसी बॉडीज़ जिनकी शेप हमें पहले से ही पता है, स्ट्रक्चर पता है और वो शेप क्या है, स्टैंडर्ड शेप एंड साइज है। स्टैंडर्ड शेप एंड साइज का मतलब क्या हुआ, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, स्फीयर, ऐसी जो शेप्स है जिनका सरफेस एरिया निकालना बड़ा आसान है, ऐसी शेप्स का इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग गॉस लॉ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और इस एग्जाम्पल में हम लोग फील्ड फाइंड आउट करेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक वायर लिया है, ये वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। चार्ज यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि इस पूरी वायर पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ है। ऐसा नहीं है कि इस इधर चार्ज ज़्यादा इधर कम है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी वायर पे यूनिफॉर्म चार्ज है और जो वायर की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी है, तो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वायर की लेंथ इनफाइनाइटली ज़्यादा है, हम क्या करेंगे, वायर का एक छोटा सा पीस पिक करेंगे एंड लेट अस सपोज कि उस वायर जो हमारे अंडर स्टडी है, जिसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, उसकी लेंथ L है, ठीक है। अब हमारी वायर काफ़ी बड़ी है बट मैंने उसमें से क्या किया, एक L लेंथ का पोर्शन पिक कर लिया है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें गॉस लॉ यूज़ करना है। गॉस लॉ बिना गशियन सरफेस के यूज़ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वायर का गशियन सरफेस बनाते हैं। इस वायर का गशियन सरफेस कैसे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, वायर को कवर करेगा कंप्लीटली एक सिलेंड्रिकल सरफेस। तो यहाँ पे ये मेरा गशियन सरफेस बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये हमारा सिलेंड्रिकल गशियन सरफेस बन गया, ठीक है। अभी आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि सिलेंडर ऊपर और नीचे से बंद है, ठीक है। ऑल्दो इसमें से वायर निकल रही है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड उस तरह से मत सोचना कि वायर हमने कट कर दी, बट स्टिल इट इज ए इमेजिनरी सरफेस। गशियन सरफेस और इमेजिनरी, तो हम मान लेते हैं कि इतना ही पीस ऑफ वायर है हमारे पास और ऊपर से नीचे से सिलेंडर हमने बंद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लॉजिकली देखा जाए तो हमारे पास 3 सरफेस है। सरफेस नंबर 1 ये है, मैं इसको S1 ले लेता हूँ। सरफेस नंबर 1 ये है जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का। सरफेस नंबर 2 ये शीट है, सर्कुलर शीट। और सरफेस नंबर 3 ये वाली शीट है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से बाहर को निकलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें तो देखो, सरफेस नंबर 2 एक प्लेन शीट है। प्लेन शीट का एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर, जस्ट सीधा इस तरह से। सो दिस विल बी एरिया वेक्टर नंबर 2, ठीक है। अगर इधर बात करें तो देखो, एरिया वेक्टर अगेन कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर हम लोग देखें तो ये कर्व सरफेस है और मैंने क्या समझा था आप लोगों को, कर्व सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सेंटर से निकलने वाली लाइन होती है। तो बेसिकली देखो, ये सिलेंडर है तो इसका वायर ही इसका सेंटर है, यानी इस सिलेंडर के रेडियस जो हम ड्रॉ करेंगे वही क्या होंगे, एरिया वेक्टर होंगे, ठीक है। मैंने इसको n कैप ले लिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सेंटर से निकलने वाली लाइन है, मतलब अलोंग द रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो भी अलोंग द रेडियस है, ठीक है। अगर आप इसको 3D प्रोजेक्शन में अपना प्लेन चेंज करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये आपकी वायर है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ऐसे निकलेगा और एरिया वेक्टर भी इसी तरह से निकलेगा, ठीक है। हर तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, एरिया वेक्टर सारे अलोंग द रेडियस ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ दिखाई देगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, दैट कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो एंगल है वो इस n कैप के साथ 0 डिग्री है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड और n कैप पैरेलल है, ठीक है। और अगर हम यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू n2 एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर टू n3, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है और हमें पता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो मेरा देखो, यो यहाँ पर टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है। वो फ्लक्स किसके बराबर होगा, मेरा फ्लक्स होगा इन तीनों सरफेसेस के फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा तो मुझे टोटल फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा फ्लक्स होगा क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट
ds, ठीक है, कौन से सरफेस के लिए, फॉर सरफेस नंबर 1, ठीक है, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है, फॉर सरफेस नंबर 2, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फॉर सरफेस नंबर 3. सो दीज 3 इंटेग्रल्स, इनको अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा. अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, गॉसियन सरफेस के लिए क्लोज सरफेस होना चाहिए, पर देखो ये तीनों मिलाकर ना क्लोज सरफेस पूरा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाला सर्कल और ये इंडिविजुअली ना, ये तीनों एक्चुअल में क्लोज सरफेस नहीं है, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये क्लोज सरफेस वाला साइन नहीं लेंगे, ठीक है, यहां क्लोज लिख देते हैं बिकॉज तीनों मिलकर एक क्लोज सरफेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. तो फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज सरफेस विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है. नाउ इफ यू सी केयरफुली, तो यहां पे अगर हम डॉट को रिमूव करते हैं तो देखो क्या होगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिस इज एन कैप एंड दिस इज ई, ओके. तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री. ओके, नाउ यू कैन सी क्लियरली के cos 90 इज 0, तो ये दोनों तो 0 हो गए. हमारे पास क्या बचा, ओनली दैट फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू ई डी एस एंड ई इज अगेन अ कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, ओनली डी एस, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है कि ये जो गॉसियन सरफेस का फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. तो मैं यहाँ पे फ्लक्स को Q ओवर एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा एंड डी एस, दिस कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल. व्हाट इज आर, आर इज दिस रेडियस, ठीक है, एल जो लेंथ हमारे अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है. तो यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहां पर E विल बी इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर एल. ओके, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो बेटा हम लोगों ने क्या है, एल लेंथ ही ली थी अंडर कंसिडरेशन, बट यहाँ पे लेंथ तो बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो हम इसे एक ऐसी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि पूरी वायर, चाहे आप कितनी भी लेंथ लो, उससे उसको कोई फर्क ना पड़े, वो यूनिफॉर्म रहे, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि हम Q बाय एल को क्या लिख दें, लैम्डा लिख दें, ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो मैंने पूरी वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा अज्यूम किया है, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, E इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, ठीक है. फायदा इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए लैम्डा के लिए लेंथ कंसिडरेशन नहीं है ना, आप चाहे थोड़ी वायर का लैम्डा निकालें या फिर पूरी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर का लैम्डा निकालें, दैट विल बी सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना. तो इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी आएगी आंसर में. एंड अगेन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से अच्छा है कि हम यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दें, तो पूरे आंसर को अगर हम शफल अप करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आ गया हमारे पास 2 लैम्डा बाय आर, ठीक है. सो दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है. ये हमारे पास आंसर है और इसके अंदर हमें वायर की चाहे कितनी भी लेंथ हो, लेकिन उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर यूजिंग लैम्डा, ठीक है. तो लैम्डा आप वायर के छोटे से पीस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज योर आंसर. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अ शीट. इस बार हम लोग पता करेंगे कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा. देखो अभी प्रीवियस केस में वायर थी, इस केस में शीट आ चुकी है. तो लेट अस सी कि शीट का जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा. देखो अगर हम इनिशियली अगर सोचना शुरू करें कि गॉसियन सरफेस शीट का कैसा बनना चाहिए, तो देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास शीट है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, वायर नहीं है, शीट है, इस तरह से रखी हुई है, तो अपने को सिर्फ एक वायर दिख रही है, ठीक है. अब इस शीट को अगर कवर करना है तो ये हमने इधर एक प्लेट रखी और एक इधर प्लेट रखी. देखो ये सफिशिएंट है इस शीट को कवर करने के लिए. क्यों, क्योंकि देखो इस शीट में से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगा वो इधर निकलेगा और इधर निकलेगा,
ठीक है। ऊपर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जाएगा नहीं और ना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो इस तरफ भी शीट इस शीट को कवर कर लेगी। जैसे मेरे हाथ में से अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल रहा है इस तरफ, मैं सामने या हाथ रख लूँ तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्किप नहीं हो रहा। और मैंने क्या कहा था, गॉसियन सरफेस वही होता है जिसमें से इलेक्ट्रिकल फील्ड बच के जा ना पाए। तो बेसिकली दिस इज सफिशिएंट गॉसियन सरफेस फॉर दिस साइड। अब इस साइड के लिए एक शीट और रख दो, ठीक है ना। जितनी आपकी शीट का एरिया है उतना ही एरिया सामने वाली इन दोनों शीट्स का होना चाहिए, यानी गॉसियन सरफेस का होना चाहिए, ठीक है। तो मान ले अगर इसका एरिया ए है तो इधर भी एरिया ए होना चाहिए और इधर भी एरिया ए होना चाहिए। ऊपर और नीचे से इसको कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट स्टिल अगर हमें गॉसियन सरफेस को कंप्लीटली क्लोज दिखाना है, ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई एक शीट है और शीट को कवर करने के लिए तो शायद एक क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक क्यूबॉइड ही शीट को कवर कर पाएगा। बट मैंने यहाँ पे अगर आप देखो डायग्राम में ना ये सिलेंडर क्रिएट किया है। वाई आई हैव डन सो, क्योंकि देखो अगर आप क्यूबॉइड बनाते हो तो टोटल आपको 6 सरफेस बनाने पड़ेंगे। 1 2 इधर से 3 4 और ऊपर नीचे 5 6, ठीक है ना। और फिर आपको वहाँ पे मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा सभी सरफेसेस का फ्लक्स 0 0 0, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इन केस अगर आप यहाँ पे एक तरह से सिलेंडर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका वर्क थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी भी हमें सिर्फ यही 2 सरफेस अंडर कंसिडरेशन लेने हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी शीट इनफाइनाइटली लार्ज है तो ऐसे मेरे लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर शीट है तो मैं उसके सामने रेक्टेंगल ही रखूँ, ठीक है ना। क्योंकि शीट इधर भी एक्सटेंसिवली लार्ज है और इस साइड भी बहुत बड़ी है, तो आप कोई भी सरफेस ले ले उसमें से शीट तो बाहर निकलेगी। तो मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर सरफेस ले लिया, ठीक है ना। अब ये सर्कुलर सरफेस लिया और इधर हमने क्या लिया, कर्व सरफेस ले लिया। अब कर्व सरफेस लेने से फायदा क्या हुआ, देखो कर्व एक ही सरफेस है ये पूरा का पूरा, ठीक है, और ये पूरा एक ही सरफेस है और इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल रहा है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ, ठीक है। और ये कर्व सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इसका एरिया वेक्टर जाएगा इस तरह से। इसको मान लेते हैं सरफेस नंबर 2, तो ये N2 N2, ठीक है ना। अब आपको 6 सरफेस नहीं लेने पड़ेंगे, आपको जो फ्लक्स 0 करना था ना वो इसी से काम हो जाएगा। क्योंकि देखो ये सारे अलोंग द रेडियस जा रहे हैं, ठीक है, और ये वाले सारा किस तरफ जा रहे हैं, इन द रेडियस, है ना, इन द एक्सिस, सॉरी, है ना, ये एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं और ये किस तरफ जा रहे हैं, रेडियस के अलोंग जा रहे हैं। सारे ही एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आपका एक ही बार में 0 आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे 4 सरफेस नहीं लिखने पड़ेंगे 0 0 करने के लिए, अदरवाइज इट विल मेक नो डिफरेंस। आप क्यूब लेते हैं, क्यूबॉइड लेते हैं, और इवन अगर कुछ नहीं भी लेते, जस्ट ये 2 शीट ही बनाते हैं तो भी अपना आंसर वैसे ही आएगा, ठीक है ना। तो अब इस आर्टिकल को फटाफट फिनिश करते हैं। सो सी यहाँ पे देखो क्या करना है, लेट अस सपोज कि हमारे पास ये जो सर्कुलर सरफेस हैं इनका एरिया ए है, ठीक है, और हम मान लेते हैं हमारी ये जो शीट है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या है, सिग्मा है, ओके। अब यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो गॉस लॉ क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब हमारी क्लोज इंटीग्रेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सरफेस की इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये आएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है, इसको मान लेते हैं सरफेस नंबर 1, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फॉर सरफेस नंबर 2 जो कि ये वाला है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फॉर सरफेस नंबर 3 जो कि ये वाला है, ठीक है ना। अब अगर क्यूबॉइड लेते तो ऐसे 6 लिखने पड़ते, अभी तो 3 लिखने पड़े हैं, है ना। तो बस हम लोगों ने थोड़ा सा अपना राइटिंग वर्क बचाने के लिए इस तरह सिलेंडर बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू फॉर सरफेस 1, यहाँ पर सरफेस 1 के लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस 1, ओके। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करोगे तो ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस फॉर सरफेस नंबर 2, सॉरी, है ना, ये 90 डिग्री था, ये तो 0 डिग्री वाला था, कॉस ऑफ 0 डिग्री। यहाँ पे तो पैरेलल है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज पैरेलल टू दिस सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर हमने ड्रॉ ही नहीं किया एक्चुअली। ये एन कैप एंड अगेन दिस साइड एरिया वेक्टर एन कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज पैरेलल टू दिस सरफेस, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री आएगा। फॉर सरफेस नंबर 2 इट इज 90 डिग्री, ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन फॉर सरफेस नंबर 3 इट इज अगेन 0 डिग्री, सो ई डी एस कॉस ऑफ
0 डिग्री। ओके, नाउ cos 90 डिग्री ऑब्वियसली विल बी 0, ठीक है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, बिकॉज दीज टू एरियाज आर एक्चुअली आइडेंटिकल एरियाज, बिल्कुल ही एक जैसे हैं, तो मैं यहाँ पे इंटू 2 कर लेता हूँ, इनको अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग, यहाँ पर जो एरिया है उसको रादर देन टेकिंग पाई आर स्क्वायर हम सिंपली एरिया ए या एस ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए, बिकॉज ए इज द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। हम लोगों ने ये ले लिया, और ऐसा क्यों किया, बिकॉज इन द एंड मुझे इसमें से एरिया को रिमूव करना है और उसकी जगह सिग्मा लेकर आना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने अपने लास्ट स्टेटमेंट में एरिया छोड़ दिया, ठीक है, तो ये प्लेट इनफाइनाइटली लार्ज है, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट का एरिया भी इन्फिनिटी होगा, तो फिर तो आंसर कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो एरिया तो हमें रिमूव करना ही है। आप यहाँ पाई आर स्क्वायर लोगे तो भी आपको उससे सिग्मा जनरेट करना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे एरिया ए ले लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो आपको यहाँ पे अल्टीमेटली हटाना ही पड़ेगा, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एरिया ए लिख दिया है, ठीक है। नाउ दिस E डॉट डी एस किसके बराबर आ गया, 2EA, और E डॉट डी एस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, गॉसियन सरफेस का Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट A एंड चार्ज अपॉन एरिया दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। और जब हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल किया था तो भी ये फिगर यूज करी थी, आपको याद हो, तो यहीं से वो फिगर जनरेट होती है, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन फॉर द इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट. So the next article is again very important article. In this case what we have taken again two sheets, but these are uniformly parallel infinitely large, ठीक है, and obviously two sheets, ठीक है. So यहाँ पर अब देखो क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें 3 पॉइंट्स पे फाइंड आउट करना है. पहला तो at this point A, second at this point B and third at this point C, ठीक है ना. अभी हमने सिंगल शीट का फाइंड आउट किया था, अब हम फाइंड आउट करेंगे डबल शीट का एट दीज 3 पॉइंट्स A B C, ठीक है. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो मैंने ये माना है कि ये वाली जो शीट है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, और ये वाली जो शीट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है, ठीक है. और हमें पता है अभी शीट की इलेक्ट्रिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी शीट का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो अभी क्या आया था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. अब देखो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की सबसे खास बात क्या थी कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ना डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है. इस अगर आप कहो कि भाई यहाँ पे ना एक शीट का इलेक्ट्रिकल फील्ड है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका ग्राफ बनाओ इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, ठीक है. तो इसमें ये ग्राफ कैसा जाएगा, कांस्टेंट. इलेक्ट्रिकल फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना. तो यहाँ पर भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ए पॉइंट इस शीट से कितना दूर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना. और बी पॉइंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सी पॉइंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो इस केस में ऐसा मत सोचना कि बी पॉइंट जस्ट मिड में लिया है, थोड़ा साइड में है या थोड़ा इधर है उधर है, ऐसा कुछ नहीं है. ये पॉइंट्स कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है. नाउ अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होंगे. सबसे पहले इस शीट के लिए देखते हैं. ये इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोग मान लेते हैं E1, ठीक है. और हमें पता है पॉजिटिव शीट है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, तो E1 इस तरफ आएगा, ठीक है. इधर हम देखें तो E1 बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिकल फील्ड रुकेगा नहीं, वो इस रीजन में भी आएगा और ये बनेगा हमारा E1, ठीक है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल फील्ड नंबर 2 की, तो देखो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने E2 मान लेते हैं, और E2 किधर जाएगा, इस तरफ, इधर भी बाहर की तरफ और इधर भी बाहर की तरफ, ठीक है. अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ये शीट्स रखी हुई है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इन शीट्स को क्रॉस नहीं कर सकता. इट विल क्रॉस दिस शीट्स, ठीक है ना. ये क्रॉस करेगा क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे. जो नेट इफेक्ट आएगा वही हम लोग बताने वाले हैं, पर पहले कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है. अनलेस यहाँ पे कोई
ऐसी चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्रॉस ही ना होने देती, जैसे कि यहाँ पे कोई कंडक्टिंग वॉल लगी होती है, ठीक है ना, फिर बात अलग हो जाती है क्योंकि कंडक्टिंग वॉल को ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है बीच वाले रीजन में तो E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना। अगर इक्वल होंगे तो 0 हो जाएगा, अभी हमने इक्वल नहीं माने हैं, ठीक है। इधर ये दोनों ऐड होंगे और इधर भी ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो आंसर तो सेम आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, पर डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब हमारे आंसर के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ये बताए कि हमारी कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं बोल दूं यहाँ पे आंसर 2E है, मान लेते E1 E2 इक्वल है, इधर आंसर 2E है और इधर भी आंसर 2E है, तो कैसे पता चलेगा कि मुझे लेफ्ट साइड ड्रॉ करना है या राइट साइड डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा पहले ही अजम्पशन ले लेते हैं। अजम्पशन ये ले लेते हैं कि दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। जो भी चीज इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है हम उसे पॉजिटिव मानेंगे, और जो भी इस तरफ जाएगी उसको नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। इट इज नॉट अ रूल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपलसरी आपको इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। मैंने इसलिए पॉजिटिव ले लिया कि जनरली हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी इधर ही होती है, ठीक है ना। तो आपको एक डायरेक्शन कोई भी पॉजिटिव माननी पड़ेगी और आपको पहले ही क्वेश्चन में वो बताना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दीज टू आर एक्चुअली नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं फटाफट रीजन नंबर ए के लिए, तो इसको इधर लिख देते हैं। अगर E A की बात करें तो E A कैसे आएगा, सी E1 और E2 दोनों हमें ऐड करने पड़ेंगे, तो E1 प्लस E2। नाउ व्हाट इज E1 एंड E2? E1 आई नो, E1 इज सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज E2? दैट इज सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड यहाँ पर 1/2 सिग्मा नॉट, सॉरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये हमारा E A आ गया, ठीक है। अब अगर हम E B की बात करें तो देखो E B क्या आएगा, सी इसके अंदर E1 तो पॉजिटिव है और E2 नेगेटिव है, सो इट विल कम एज E1 माइनस E2 विच विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम बात करें EC की, सो इट विल कम एज, बात करें EC की तो इट विल कम एज E2 एंड E1 बोथ आर नेगेटिव, तो यह क्या आ जाएगा माइनस E1 माइनस E2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। तो आप देखो ये फर्स्ट और लास्ट वाले में अपने आप डिफरेंस आ गया ना, एक माइनस का मतलब पता चल रहा है कि दोनों क्या है, अपोजिट सेंस में है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें स्पेशल केस आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल केस व्हेन सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर हो जाए, इन दैट केस क्या होगा, देखो EA क्या आएगा, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर हो जाए सिग्मा प्लस सिग्मा दैट इज 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। EB क्या आएगा, EB विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, व्हेन बोथ आर इक्वल तो माइनस होकर 0 आ जाएंगे, तो EB विल बी 0 एंड व्हाट विल बी EC, इट विल बी माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। Okay, so more than an article, it is a टाइप और अप्रोच टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। ये एक तरह से आपके लिए अप्रोच का काम करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बिकॉज जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा ना, जनरली जरूरी नहीं है दोनों शीट्स पॉजिटिव दी जाए, एक शीट पॉजिटिव एक शीट नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे सिग्मा 1 की जगह यहाँ पे 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा 1 वैल्यू शफल करके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पे बेस्ड, एंड ऑब्वियसली ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, तो हम दोनों ही करेंगे। अभी आर्टिकल करा है, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके।